अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 556वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, पिछले साल इसी वक्त में मैं मलेशिया में था। ऐसी बैठे बैठे फजर के बाद में तस्बीह पढ़ते बैठा था तो मेरे जहन में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं सोचने लगा, मलेशिया और सिंगापुर 1960 तक एक ही मुल्क हुआ करते थे। अंग्रेज़ों की वहाँ पर हुकूमत थी। सेम स्टोरी उनकी वैसी ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान की है, जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की है। अंग्रेज़ों ने जब उनको आज़ादी दी, उसके कुछ सालों के बाद में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया। सिंगापुर और मलेशिया में जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब रकबे को लेकर सिंगापुर बहुत छोटा मुल्क है, मलेशिया का बहुत बड़ा रकबा है। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन वो अलग हो गया मलेशिया से। जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी के वक्त में इंडिया और पाकिस्तान भी एक दूसरे से अलग हो गए, जैसे जापान से आज़ादी के बाद में कोरिया के भी दो टुकड़े हो गए। सेम स्टोरी इन तीनों मुल्कों की है, लेकिन फ़र्क देखो, जब इंसान के मिजाज में मिलनसारी, भाईचारा, हमदर्दी और इत्तेहाद का जज्बा होता है तो वो मुल्क टूटने के बावजूद कैसे तरक्की करते हैं। और जब मिजाज के अंदर भेड़ियापन आ जाता है, कुत्तापन, कि मुझे लड़ना है, मुझे झगड़ना है, मुझे भंबोड़ना है एक दूसरे को, उसके बाद में फिर किस तरह से तबाही होती है, किस तरह से बर्बादी होती है, आपको समझ में आएगा। मैं वही सोच रहा था, मेरे जहन में आई वो पूरी तारीख़। सिंगापुर जब अलग हुआ ना, तो सिंगापुर में पीने का पानी भी नहीं था। और सिंगापुर में जब लोगों को पता चला कि हम लोग अलग हो चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को अपने घर में ही कैद कर दिया, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और वो अफसोस करने लगे कि अब हम लोग इतने बड़े मलेशिया से अलग हो गए। हमारा एक छोटा सा आइलैंड, हमको तो पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारा कैसा होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। समझदारी देखो, मलेशिया के जो बादशाह थे, तुंकू अब्दुर्रहमान नाम था उनका, उन्होंने सिंगापुर को कॉन्फिडेंस दिलाया, आत्मविश्वास, भरोसा। कहा देखो ठीक है, तुम हमारे से अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि अब हम तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। घरों में भाई भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों के किचन अलग हो जाते हैं, दोनों के घर अलग हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसे ही तुम लोग हमारे भाई हो, तुम अगर हमारे से अलग भी हो रहे हो तो हम तुमको पीने के पानी का पूरा क्या पूरा इंतज़ाम करके देंगे। अभी मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं आपको वापस से फिर आज की कंडीशन बताता हूँ। 1960 से लेकर आज 2017 तक, अब आप खुद सोचो कितने साल हुए होंगे। तकरीबन ये पूरा क्या पूरा जो 55-56 साल का अरसा है, आज तक पीने का पानी मलेशिया से ही सिंगापुर को जाता है। सिंगापुर के पास में अपना कोई पानी का प्लांट नहीं है या मीठे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है आज भी। फिर तुमको अब्दुर्रहमान ने कहा, तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम हमारे से ले सकते हैं, तुम हमारे भाई हो। अब देखो ये समझदारी का फ़ायदा क्या हुआ। ये समझदारी का फ़ायदा ये हुआ कि मलेशिया ने भी तरक्की की और सिंगापुर ने भी तरक्की की, दोनों मुल्कों ने। और ऐसी वैसी तरक्की नहीं की। अब मैं आपको आगे के फिगर अगर बताऊंगा तो शायद आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे एशिया का सबसे मालदार मुल्क वो कुवैत, बहरैन, ओमान, दुबई ये नहीं है, बल्कि वो है सिंगापुर। एशिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति वो सिंगापुर के अंदर रहते हैं।
उसके अलावा वर्ल्ड में, दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की जो ताकत है वो वहाँ के पासपोर्ट के हिसाब से समझी जाती है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर की लिस्ट में आता है, मतलब यूके, फ्रांस और यूएसए के लेवल में। अब मलेशिया, जिससे सिंगापुर अलग हुआ था, उसकी कंडीशन देखो, तो मलेशिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमतें हैं वो तो जिसने वहाँ का सफ़र किया वही जानता है। मुसलमानों की खुशहाली, मुसलमानों के ज़िंदगियों में सुकून, चैन, इत्मीनान। भले वहाँ पे आमदनी, तनख्वाहें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने चीज़ों को ऐसे काबू में, कंट्रोल में किया हुआ है। हर चीज़ वहाँ पे सस्ती है, हर चीज़ वहाँ पर ऐसी है कि गरीब से गरीब आदमी ख़रीद सकता है। उसके अलावा मैं अक्सर जो है, मैं जहाँ पे काम के, मतलब जिस जगह पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था उसके सामने ही जामा मस्जिद है। बिल्कुल जामा मस्जिद पूरी हमारे ऊपर के फ्लोर से हमको नज़र आती थी। मैं अक्सर मगरिब की नमाज़ के लिए और दूसरी नमाज़ों के लिए जामा मस्जिद में ही जाता था। मैं देखता था वहाँ पर कि जामा मस्जिद के अंदर जब नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं तो वहाँ के लोकल लोग खाने का एक ऐसा पैकेट बनाकर, जिसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है, थोड़ा सा स्वीट है और उसमें चावल है और उसके अलावा एक फ़िश है, ऐसा पूरा एक पैकेट बनाकर हर नमाजी को, वो लोग जानते थे। अक्सर लोग जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, या चूँकि ये सिटी का एकदम सेंट्रल एरिया है, यहाँ पे अक्सर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। बच्चे रहते साथ में, उनको शायद भूख लगी होंगी, या ये मुसाफिरों को लोग मुफ्त में तकसीम करते थे, मुफ्त में। यानी इतनी खुशी होती थी वहाँ के लोगों की इस मिलनसारी, इस हमदर्दी को देखकर। इससे पता चलता है मुल्क में कितनी खुशहाली है, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये दोनों मुल्क भी एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन भाईचारगी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, और दोनों ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके कि ठीक है अलग होना है लेकिन हम दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे। और फिर आज देखो दोनों के रिलेशन ऐसे है, रोज़ाना कुआलालंपुर से 3 से 4 बुलेट ट्रेन जो है वो सिंगापुर जाती है, और सिंगापुर से इधर, मतलब दोनों के दरमियान में पूरा का पूरा रेलवे लाइन और आने जाने का ऐसे पूरे रास्ते खुले हुए। आपस में उन्होंने भाईचारे को कायम रखा, तो दीन और दुनिया दोनों के एतबार से ऐसी तरक्की हुई कि जहाँ सिंगापुर एक तरफ एशिया का सबसे रिच कंट्री है, वहीं पर मलेशिया की कंडीशन ये है कि मलेशिया भी कुछ कम नहीं है। वहाँ के पासपोर्ट को भी इंटरनेशनल लेवल पर तीसरा नंबर मिला हुआ है, यूएसए के बराबरी वो करता है, यूएसए के बराबर वहाँ का पासपोर्ट की ताकत है। तो दोनों मुल्कों ने तरक्की की। अब हम इधर आते हैं जहाँ पर दो मुल्क एक दूसरे से अलग तो हो गए, लेकिन आज वो 70 साल गुजरने के बाद भी भेड़ियों की तरह से, कुत्तों के जैसा लड़ने में लगे हुए हैं। ये इसके ख़िलाफ़ भौंकने में, वो इसके ख़िलाफ़ भौंकने में, ये इसको बुरा भला बोलने में, वो उसको बुरा भला बोलने में। पूरी एनर्जी, मुल्क का जो बजट है, बजट वो मुल्क के आम गरीबों के डेवलपमेंट पे ख़र्चा होना चाहिए था, उन पे ख़र्चा नहीं हो रहा है। वो बॉर्डर पे ख़र्चा हो रहा है, वो डिफेंस पे ख़र्चा हो रहा है। और मुल्क के आम लोगों का हाल ये है कि 70 साल बाद भी लोग फाका कशी और भूख की वजह से मर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जापान से जब अलग हुए, वो दोनों मुल्क भी अगर चाहते तो मलेशिया, सिंगापुर की तरह से प्यार मोहब्बत से अलग हो सकते थे, मगर उनके अंदर के भेड़ियापन ने प्यार मोहब्बत से अलग होने नहीं दिया। लड़ते रहे सालों तक एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे को बर्बाद करके रख दिया। हालात ये पहुँचे लोगों के पास खाने को नहीं, रहने के लिए मकानात नहीं, तो लोग सर्दी में बर्फ़ पड़ रही है और टेंट डाल के उसके अंदर रहते थे। दुश्मनी, अच्छा काई की दुश्मनी तुम्हारे दरमियान में? आप अगर तारीख़ को देखेंगे पूरी दुनिया में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दोनों जो ज़ुबान बोलते हैं और कोई तीसरा मुल्क नहीं बोलता, दोनों की लैंग्वेज एक। उसके अलावा
दोनों का ट्राइब यानी कबीला भी एक, वो लोग चाइनीज़ लोगों में भी मिक्स नहीं होते, जापानीज़ लोगों में भी मिक्स नहीं, वो एक कबीला ही है और दोनों एक ही कबीले के लोग हैं। दोनों के जो अकाबिर थे या असलाफ थे, जिनके ऊपर वो लोग अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनकी तारीख़, जिनकी हिस्ट्री, वो भी एक ही है। लेकिन नज़रियात की बुनियाद पर जब दोनों में दुश्मनियाँ हुई, उस दुश्मनी ने दोनों को ऐसे खोखला करके रख दिया। अभी देखो दुश्मनियों की खाई कितनी ज़्यादा गहरी हो चुकी है, आप अंदाज़ा लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर सबसे सेंसिटिव बॉर्डर अगर किसी मुल्क का है तो वो इन्हीं दोनों मुल्कों के दरमियान का है। कैसा है यहाँ का बॉर्डर, मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों मुल्कों के दो बॉर्डर बने हुए हैं, एक नॉर्थ कोरिया की लाइन में, दूसरा साउथ कोरिया की लाइन में, और दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का हिस्सा गैप रखा गया है। क्यों 4 किलोमीटर? ताकि दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे की सूरत भी ना देख सके, दोनों मुल्कों के फ़ौजी एक दूसरे की शक्ल भी ना देख सके, इसलिए दोनों के बीच में 4 किलोमीटर यूनाइटेड नेशन ने उनको ऐसा नक्शा बना कर दिया जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप, बोले हमको सूरत भी एक दूसरे की नहीं देखना है। ये नफ़रतें और उन नफ़रतों ने दोनों को ऐसे बर्बाद करके रख दिया, हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भले आज साउथ कोरिया के अंदर तरक्की हो चुकी होंगी, दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आता होगा, लेकिन रात की नींद नसीब नहीं है वहाँ के लोगों को। सुकून ख़त्म हो चुका है ज़िंदगियों से, परेशान है लोग वहाँ पे। सेम मोहतरम बुज़ुर्गों, ये मिसाल जो मैंने बयान किया, ये तुम्हारे मेरे मुआशरत और तुम्हारे मेरे मुआमलात दोनों के ऊपर आके फ़िट होती है। हम मुसलमान भी 4 भाई 3 भाई एक जगह रहते हैं, अगर वो तीनों प्यार मोहब्बत से अलग हो रहे हैं मलेशिया और सिंगापुर की तरह से, तो तीनों तरक्की करके मिसाली भाई बन सकते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर भेड़ियापन, कुत्तापन, लड़ाई झगड़े नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तरह से अलग होंगे, तो याद रखना एक भाई दूसरे भाई की तबाही की प्लानिंग और बस साजिशें करेगा। सेम मिसाल ये हमारे मुआशरत पे आके बैठती है। हमारे मुआमलात किसी मुसलमान से मसलकी एतबार से, नज़रियात के एतबार से हमारे ख़यालात नहीं मिल सकते या नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग सिंगापुर मलेशिया की मिसाल को सामने रखकर, ठीक है भाई तुम तुम्हारे हिसाब से, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, क्यों एक दूसरे को छेड़े, तो दोनों तरक्की कर सकते हैं। फिर दोनों की एनर्जी मिलकर असली जो दुश्मन हैं, हकीकी जो दुश्मन हैं, उनके ख़िलाफ़ लग कर हम उन दुश्मनों की जड़ों को खोखला कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कुत्ते और भेड़ियों की तरह से हर मजलिस में ये खंडूलाल ग्रुप बंडूलाल ग्रुप को बुरा भला बोल रहा है, या बंडूलाल ग्रुप खंडूलाल ग्रुप के ख़िलाफ़ साजिशों में लगा है, या ये मसलक वाले वो मसलक वालों के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो मसलक वाले ये मसलक वालों के ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर जैसे ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की एनर्जी आपस में ही एक दूसरे को तोड़ने में लग रही है, सेम मिसाल आपकी उसके ऊपर आके बैठती है। आपकी एनर्जी भी तो अपने ही भाइयों को खोखला करने में लग रही है, अपने ही मसलक के लोगों को, अपने ही नज़रियात के लोगों को, या अपने ही मुसलमान भाइयों को, तो उसी का फ़ायदा उठाकर आज ये हालात हमारे सामने हैं कि मुल्क के अंदर 3 तलाक़ पर ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में पाबंदी लग चुकी है और आज पार्लियामेंट के अंदर उसका बिल पेश होने वाला है। पूरे मुल्क के अंदर किस तरीक़े से उसके ऊपर अमल आवरी की जाए। फिर आप देखते रहना, मेरी बातें लिख के रखना, आगे चलकर यही गवर्नमेंटें आपके हुकूक़ आहिस्ता आहिस्ता कम करके फिर एक वक्त आएगा कि हमारे मदारिस में वो निसाब पढ़ाया जाएगा जो गवर्नमेंट चाहती है। हमारे मदारिस के तलबा को वो यूनिफॉर्म पहनाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट चाहती है। हमारे असातिज़ा उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा हर चीज़ पे, यहाँ तक कि आपके मस्जिद में जुमा में आज आप पूरे आज़ादी से बयान कर रहे हो, कल नहीं कर सकोगे। मेरी बात याद रखना, भले हम ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे,
लेकिन आने वाली नस्लें वो ये देखेंगी अपनी आँखों से कि हमारे आपस के तोड़ ने दुश्मनों को इतना मजबूत कर दिया कि वो अपनी सारी प्लानिंग और साजिशों में सक्सेस और कामयाब हो गए, और आज हम फिर भेड़ियों की तरह से लड़ने में एक दूसरे के ख़िलाफ़ एनर्जी बर्बाद करते रहे। मैंने ये जो मिसालें दी है, मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला से हमारे ज़माने में मुसलमानों को अच्छी तरह से ज़हनों के अंदर बिठा दे, हमको उसकी समझ अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इत्तेहाद इत्तेफाक की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे दिलों में जो नफ़रतें और मसलकी नख़ुवतें जो कायम और बन चुकी है, अल्लाह उनको दूर फरमाए। जुमा का मुबारक दिन है, सूरह कहफ़ की तिलावत करे, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे, ख़ास तौर पे मस्जिद अक़सा के लिए भी दुआएं करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।